नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा के बारे में बताऊंगा कि आखिर यह कारखानेदारी प्रथा है क्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट्री सिस्टम। सत्रहवीं शताब्दी में हम लोगों ने देखा कि कितना आविष्कार हुआ और उसको तकनीक रूप में प्रयोग 18वीं शताब्दी से शुरू हो गया। यानी बड़े बड़े मशीन बनने लगे, यंत्र बनने लगे। उस समय खासकर सूती वस्त्र उद्योग के इतने पावर लूम बने, स्पिनिंग जेनी बने, स्पिनिंग म्यूल बने, बहुत तरह के मशीन और यंत्र बनने लगे। वाष्प इंजन बना, वाष्प से चलने वाला जहाज बना। यानी आविष्कारों की क्रांति हो चुकी थी और उस आविष्कारों के भारी तादाद में बनने के कारण अब जो उद्योग था उसमें परिवर्तन आना संभव था। और इन्हीं आविष्कारों का प्रयोग करके इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा की शुरुआत हुई। हुआ क्या कि जो काम पहले मानव श्रम के द्वारा हुआ करता था, अब वह मशीनों के द्वारा होने लगा। यानी अब जो काम पहले गांव में मजदूरों और श्रमिकों के द्वारा कराया जाता था, जो काम, वस्त्र जो था वो किसान से कपास लिया जाता था, उसके बाद वह कारीगर को दिया जाता था, वह कारीगर उससे सूत बनाता था। गांव की मैं बात बता रहा हूँ, आदि औद्योगिकरण के काल की। और उसके बाद फिर वह वस्त्र वहाँ से गांव से निर्मित होकर फिर इंग्लैंड में शहर में आता था, वहाँ उसका रंगाई होता था, फिर वस्त्र बनता था। इस तरह का कार्य होता था। अब वो जितने भी कार्य थे इन मशीनों के आविष्कार के कारण अब वह एक ही जगह होने लगा। और उसके लिए पूंजीपति, उद्योगपति, जिनके पास आर्थिक संपन्नता थी, पैसा था, उन लोगों ने क्या किया कि फैक्ट्री बनाया। और उस फैक्ट्री में उन लोगों ने उन मशीनों का प्रयोग करना शुरू किया। उस मशीनों के प्रयोग करने से और इस फैक्ट्री की स्थापना से एक फायदा हुआ कि अब वस्त्र निर्माण या वस्तु निर्माण, जो भी सामान बन रहा हो, चाहे वो कपड़ा का बन रहा हो या इस्पात का बन रहा हो, जो भी उत्पादन हो रहा था उस पर अब उसकी गुणवत्ता पर, उसके उत्पादन पर एक ही जगह से नियंत्रण रखना संभव हो गया। यानी एक फैक्ट्री के अंदर सारा काम हो रहा था। सूत भी बन रहा था कपास से, उस सूत से फिर वस्त्र बन रहा था, फिर रंगाई हो रही थी, फिर उसको फोल्ड किया जा रहा था पैकेजिंग होकर, फिर वह मार्केट में निर्यात और के लिए निकलता था या फिर मार्केट में बेचने के लिए जाता था। एक ही स्थान पर सारे कार्य करने की जो स्थान बनाया गया उसको हम लोग कारखाना कहते हैं। तो यह प्रथा इंग्लैंड में शुरू हुई। लंकाशायर, मैनचेस्टर, ये सब सूती वस्त्र उद्योग के बहुत बड़े स्थान बन गए। न्यू साउथ वेल्स में ऊनी वस्त्र उद्योग बना। वहाँ पर न्यू साउथ वेल्स में ऊनी वस्त्र के बड़े बड़े कारखाने लगे। और चूंकि ऊन के लिए भेड़ के बाल की जरूरत पड़ती थी, उसी से बनता था, तो वहाँ पर बड़े बड़े भेड़ फार्म लोगों ने तैयार किया, बनाना शुरू किया और वहाँ भेड़ पालने लगे। और उस भेड़ से वे अपना ऊन, जो कच्चा माल होता था उस फैक्ट्री के लिए, उसको वे लोग प्राप्त करते थे। तात्पर्य यह था कि कारखानेदारी प्रथा से, इस फैक्ट्री सिस्टम से, जो काम अब लघु रूप में होता था वह बृहद पैमाने पर होने लगा। जो काम यहाँ वहाँ अनियंत्रित रूप में होता था गांव में, वह काम अब एक जगह व्यवस्थित रूप में होने लगा। उत्पादन में भारी वृद्धि हो गई और फिर उससे काफ़ी मुनाफा
व्यापारियों को, कारोबारियों को हुआ, उद्योगपति और पैसा बनाने लगे, पूंजीपति वर्ग काफ़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगे और पूंजी की मात्रा, पूंजी में इजाफा होने लगा। लेकिन दिक्कत यह था कि आखिर ये जो इतना उत्पादन तेजी से हो रहा है तो इसकी खपत भी होनी चाहिए। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसी औद्योगिक क्रांति के कारण उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। जो इंग्लैंड पहले उपनिवेश को आर्थिक दोहन का एक साधन मानता था, अब वह उपनिवेश को एक बाजार के रूप में देखने लगा, क्योंकि उसके यहाँ उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ गया था। और जब इतनी मात्रा में जब उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए एक सुरक्षित बाजार भी चाहिए जहाँ कि उसका माल का खपत हो, और फिर उन्हीं उपनिवेशों से वह कच्चा माल को प्राप्त करने का प्रयास करता था। और भारत सबसे समृद्ध कच्चा माल का स्रोत था और सबसे बृहत बाजार था। इसलिए भारत इंग्लैंड के लिए हाईलाइट में था। इंग्लैंड पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, ये भारत पर अपनी पकड़ बनाने के लिए इंग्लैंड ने जी तोड़ मेहनत की और जितना भी नियम कानून में परिवर्तन करने का प्रयास किया वह हम लोग आगे देखेंगे। वह किसी तरह भी भारत को अपने चंगुल से वह छोड़ना नहीं चाहता था। उसका फ्रांसीसियों के साथ 3 बार कर्नाटक युद्ध हुआ, पुर्तगालियों के साथ हुआ। चूंकि पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी ये सभी चाहते थे भारत पर अपना उपनिवेश स्थापित करना, अपना व्यापार को बढ़ाना। चूंकि औद्योगिकरण इंग्लैंड में शुरुआत तो हुई, यहाँ पर फैक्ट्री बनना शुरू हुआ, यंत्र का, मशीनों का आविष्कार हुआ, लेकिन इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ा। वहाँ भी अब औद्योगिकरण हो रहा था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कारखानेदारी प्रथा से उत्पादन में वृद्धि हुई, सामान जो था उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हुई। क्योंकि जो काम मानव श्रम के द्वारा होता था उसमें मेहनत बहुत लगता था, समय बहुत लगता था, वह काम अब मशीनों के द्वारा उत्पादन उसका शुरू हुआ। और वस्त्र का भी या जो भी उत्पादन होता था उसका क्वालिटी भी अच्छा होता था, क्योंकि उसी कारखाना में बैठकर क्वालिटी नियंत्रक जो था, जो उसकी गुणवत्ता की देख रेख करता था, वो उसको कंट्रोल कर सकता था। यह बहुत बड़ी बात थी। यानी एक ही स्थान पर सारी गतिविधियां हो रही थी और इसलिए इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा की शुरुआत हुई। अब हम लोग इस फैक्ट्री सिस्टम के स्वरूप की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें वस्त्र उद्योग के संदर्भ में। हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला असर अगर पड़ा था तो वस्त्र उद्योग पर पड़ा था। यानी वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गई थी, क्योंकि उसी का मशीन, स्पिनिंग जेली हुआ, स्पिनिंग म्यूल हुआ और पावर लूम हुआ, यह बनना, इसका आविष्कार हो गया था। और बृहद पैमाने पर कपास से सूत बनना, फिर कपास की छटाई होना, फिर सूत को मोड़ना, जो भी प्रक्रियाएं होती थी उसका मशीन तरह तरह का बन चुका था और वह कारखाना में स्थापित हो चुका था। कपास का जो उपयोग भारी पैमाने पर अब इंग्लैंड में होने लगा और इसके लिए भारत से कपास का आयात उन लोगों ने करना शुरू किया। और भारत से कपास का जो आयात शुरू किया, इसके चलते भारत में कपास का उद्योग, कृषि जो था वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और किसानों को कुछ आर्थिक संपन्नता भी हुई। लेकिन इंग्लैंड, वहाँ की सरकार भारत से जो आयात करती थी कपास, वह किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया करती थी। कारण जो भी रहा हो, हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इतना अवश्य हुआ कि सूती वस्त्र उद्योग में एक क्रांति आ गई और उसका जो स्वरूप था, वह सबसे पहला जो क्रांति आई अगर औद्योगिक क्रांति के चलते किसी क्षेत्र में, तो वह था सूती वस्त्र उद्योग। क्रमशः 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में वहाँ पर रेल का विकास शुरू हुआ, सड़कें बनने लगीं। और रेल के आविष्कार, ये विकास के चलते, चूँकि स्टीफेंसन ने वाष्प इंजन का आविष्कार कर दिया था और फिर फुल्टन ने वाष्प से चलने वाले जहाज का आविष्कार कर दिया था,
तो इस रेल के विकास के कारण माने इंग्लैंड में रेल का जाल बिछने लगा, और इस रेल के जाल बिछने के कारण लोहे की आवश्यकता महसूस हुई, और लोहे की जो आवश्यकता महसूस हुई उसके चलते खनिज और लोहा इस्पात उद्योग काफी तेजी से आगे बढ़ा। लौह इस्पात और खनिज उद्योग में क्रांति आई, और यह ऐसा समय था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध कि यह वस्त्र उद्योग से भी आगे बढ़ गया, क्योंकि वहां पर वह सिर्फ अपने यहाँ लोहे का प्रयोग नहीं कर रहे थे, वहां रेल का जो विस्तार वे कर रहे थे वे अपने उपनिवेश में भी कर रहे थे, क्योंकि अपने उपनिवेश में भी उन्हें कच्चा माल प्राप्त करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, उसके बाद फिर जो अपना उत्पादित सामान है जो वे निर्यात करते थे अपने उपनिवेशों में, बाजार में, वहाँ पर उसे अन्य क्षेत्रों में, उपनिवेश के अन्य क्षेत्रों में ले जाना, इसके लिए उन्हें रेल की जरूरत पड़ी। और यही कारण था कि भारत में भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1853 ईस्वी में रेल की स्थापना हुई, उन्होंने रेल का विकास किया, और इसके चलते लोहा उद्योग और इस्पात उद्योग में अभूतपूर्व उछाल आया, काफ़ी क्रांति हुई, और यह बहुत दिनों पर दिन इंग्लैंड में लोहे का उत्पादन काफ़ी तेजी से बढ़ा। फिर हम देखें कि क्या इस फैक्ट्री सिस्टम से परंपरागत जो उद्योग थे उन पर क्या असर पड़ा। परंपरागत उद्योग थे, इनमें कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया, या क्या उसका महत्व था। वास्तविकता यह थी कि औद्योगिक क्रांति हो चुका था, वस्त्र उद्योग लग चुके थे, इस्पात के कारखाने लग गए थे, लेकिन अभी भी परंपरागत उद्योग खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ जो गांव में, इंग्लैंड के गांव में जो भी मजदूर कारीगर थे वे अभी भी गांव में उत्पादन कर रहे थे, क्योंकि यह सबको अभी रोजगार नहीं दे पाया था। 19वीं शताब्दी के अंत में लगभग 20% ही लोग इस उद्योगों में काम कर रहे थे, और 80% अभी भी कारीगर और श्रमिक वे अभी परंपरागत उद्योग में लीन थे। वे अपने गांव में, अपने घर पर जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग था, उसमें वे लोग सामान का उत्पादन किया करते थे। तो एक आगे चलकर जब हम देखेंगे कि धीरे धीरे यह परंपरागत उद्योग भी क्षीण हो गया, और ये जितने भी कारीगर और श्रमिक थे ये बेरोजगार हो गए, और लाचार होकर इन्हें भी बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये क्या कर रहे थे परंपरागत उद्योग वाले, कि इन्होंने भी अपने को थोड़ा बहुत डेवलप करने का, मॉडर्न करने का प्रयास किया, और छोटी छोटी मशीनों को जो उनके वश में था, क्योंकि उनके पास पूंजी तो अधिक थी नहीं, वे जो भी कार्य किया करते थे वे कर्ज लेकर या फिर ददनी के सहारे किया करते थे। ददनी एक अग्रिम राशि मानी जाती थी, वहाँ कही जाती थी, जो कि वहाँ के व्यापारी श्रमिकों और किसानों को देते थे एडवांस, कि आप पैसा लीजिए और आप इससे हमारा सामान बनाकर दीजिए। वो एडवांस ददनी उसको कहा जाता था। तो उसी के प्रयोग से ये लोग अपना उत्पादन करते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बड़े बड़े मशीनों के नकल तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन छोटे छोटे जो मशीन जो इनके अख्तियार में थे, वश में थे, इन्होंने लगाकर अपने स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रयास किया। फिर हम देखें कि ये जो तकनीकी विकास था, यह बहुत धीमी थी। कारण क्या था कि ये तो मशीन बहुत महंगे थे, फिर मशीनों की गुणवत्ता पर अभी संदेह उठ रहा था। जो उद्योगपति थे, जो जिन्होंने कारखाना लगाने का सोच रखा था, अभी वे पूरी तरह कन्विंस नहीं थे, पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे कि यह मशीन 100% सही काम करेगा कि नहीं करेगा,
क्योंकि नया नया आविष्कार हुआ था, नया नया उसका प्रयोग शुरू हुआ था। फिर इसका रख रखाव महंगा था, इसको जो मेंटेन करना, आखिर मशीन जब आप लगाइएगा तो उसको तो मेंटेन करना है, क्योंकि वो जब चलेगा, चाहे वाष्प से चले या फिर वो जल से चले, जैसे चले, तो फिर उसके रख रखाव पर भी खर्च आ रहा था। तो प्रारंभिक काल में जब कारखानेदारी प्रथा जब शुरू हुई थी, उसके प्रारंभिक काल में तकनीकी विकास धीमी थी। बहुत वे लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे और वे अभी भी वही परंपरागत तकनीक पर ही, वो जो ओल्ड सिस्टम के द्वारा जिस प्रकार उत्पादन होता था उसी पर व्यापारी ध्यान दिया करते थे। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे इन लोगों ने अपने को, जो पूंजीपति थे, जो उद्योगपति थे, इन लोगों ने जब देखा कि इसका प्रयोग सफल हो रहा है, मैनचेस्टर में जो फैक्ट्री लग गई, वह फैक्ट्री सही ढंग से उत्पादन कर रही है, उत्पादन भी सही हो रहा है, तब ये लोग अपने शहर में, अपने जगह पर इन लोगों ने उद्योग लगाना शुरू किया और मशीन लगाना शुरू किया। यानी इसका जो रफ्तार था वो बहुत धीरे धीरे था, बहुत तेज नहीं था। मजदूर भी जो थे वे धीरे, कुशल मशीन चलाने के लिए उतने कुशल नहीं थे, क्योंकि मशीन चलाने के लिए तो एक्सपर्ट मिस्त्री चाहिए, एक्सपर्ट कारीगर चाहिए, तो उसका भी अभाव था। वह धीरे धीरे वे भी ट्रेंड हो रहे थे। लेकिन उसी समय परिवहन उद्योग में, वहाँ जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री था, परिवहन उद्योग, जिसमें कि सड़क, नहर, रेल, इसका विकास और विस्तार काफ़ी तेजी से हो रहा था। और यह परिवहन उद्योग में अधिकांश मजदूर, श्रमिक इस क्षेत्र में आकर काम करने लगे, क्योंकि यहाँ पर विकास धीमी होने के चलते सबको नौकरी मिल नहीं रही थी, बेरोजगारी अधिक थी। इस कारण परिवहन उद्योग में उनका खपत हुआ और वे मजदूर मिस्त्री उसमें काम करने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो स्वरूप था वह प्रारंभिक दौर में धीरे धीरे यह वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित हुआ और आगे चल के क्रमशः उसने गति पकड़ी। कारण दो था। पहला कारण था कि वो मशीनें काफ़ी महंगी हुआ करती थी, बड़ी बड़ी मशीनें थी। बड़ी मशीनों के लिए बड़ा जगह चाहिए था कारखाना खोलने के लिए। कोई छोटे जगह पर, जैसे कि एक कमरा में कोई सूत काटने का मशीन अब लगाकर अपने घर में प्रयोग करता था, अब उसके जगह पर उसको बड़ा हॉल चाहिए था, बड़ा जगह चाहिए था, जहाँ की सभी प्रकार के मशीन एक जगह स्थापित हो जाएं और वहाँ पर 2-4-5 व्यक्ति जो उसका करता धरता था, मैनेजमेंट में था, प्रबंधक में था, वो उसकी निगरानी कर सके। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा का स्वरूप क्या था। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका परिणाम क्या हुआ और इसका प्रभाव क्या था। इस कारखानेदारी प्रथा का, फैक्ट्री सिस्टम का क्या इफेक्ट हुआ, इसका रिजल्ट क्या था, इंग्लैंड के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो इस औद्योगिकरण के कारण, जो औद्योगिक क्रांति आई थी, बड़े बड़े मशीन का आविष्कार हो गया था, यंत्र बनने लगे थे, वैज्ञानिकों की जो तकनीकी थी 17वीं शताब्दी की, उसको 18वीं शताब्दी में मूर्त रूप देकर प्रयोग किया जाने लगा। जो पहले सिद्धांत में था कि ऐसा होता होगा, अब उसको व्यवहार में प्रयोग किया जाने लगा। इसके चलते सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि फैक्ट्री सिस्टम का उदय हुआ, यानी कारखानेदारी प्रथा का विकास हुआ। कारखाना बनने लगे और इस कारखाना बनने की वजह से जहाँ पर यह कारखाना लगता था वहाँ पर मजदूरों का जमावड़ा हो जाए, क्योंकि मजदूर तो रहेंगे ही कारखाना में, और पूंजीपति वर्ग प्लस व्यापारी वर्ग, यानी कुल मिला जुलाकर एक शहर, जो छोटा शहर था, वह बृहद नगर का रूप धारण करने लगा, महानगर बनने लगा। और इस तरह इंग्लैंड के कई शहर, मैनचेस्टर हुए, लिवरपूल हुए, न्यू साउथ वेल्स हुए, लंकाशायर हुए, ये सब अब बड़े बड़े शहर के रूप में परिवर्तित होने लगे इसी कारखानेदारी प्रथा के चलते, क्योंकि वहाँ पर अब इंडस्ट्री लगने लगा। ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों
कि हम लोगों के गांव के आसपास जहां भी फैक्ट्री लगती है वहां पर एक बहुत बड़ा शहर स्थापित हो जाता है। आज़ादी के आसपास बोकारो या फिर जमशेदपुर, ये सब छोटा शहर था। शहर क्या था? कस्बा था। लेकिन बोकारो में स्टील प्लांट लगने की वजह से, या फिर टाटा में जमशेदजी टाटा के द्वारा वहाँ लौह इस्पात कारखाना लगाने की वजह से वह बहुत बड़ा औद्योगिक शहर बन गया। और वह अब तो वह झारखंड में चला गया है। वो बोकारो भी और वो जमशेदपुर भी एक बहुत ही उन्नत शहर के रूप में वह आज आपके सामने है। तो ये सब उद्योग का ही परिणाम था, प्रभाव था। दूसरा है, जब हम देखें कि नगरों का जो स्वरूप था उसमें परिवर्तन आ गया। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो शहर छोटे छोटे शहर थे, जहाँ की आबादी कम थी, अब वहाँ घनत्व बढ़ गया, जनसंख्या घनत्व, क्योंकि वहाँ पर अब कई तरह के लोग आने लगे और बसने लगे। फैक्ट्री के मालिक को मजदूरों की जरूरत थी, तो मजदूर आए, तो मजदूर के साथ मजदूर का परिवार आया। फिर उत्पादन के बाद उस सामान को कहीं बाजार में ले जाने के लिए व्यापारियों की जरूरत थी, तो व्यापारी आकर बसने लगे, क्योंकि उन्हें यहाँ से फायदा होता था। यानी मजदूर, व्यापारी और फिर अन्य सुख सुविधा, चूँकि वहाँ पर फैक्ट्री लगने की वजह से जो उसका विकास हुआ, तो उसको ध्यान में रखकर गांव के लोग भी आकर उस शहर में बसने लगे। यानी अब जो उसका जो स्वरूप था शहरों का, वह बदलने लगा। जो एक छोटा शहर था अब एक महानगर का रूप धारण कर लिया। वहाँ पर हर प्रकार की अब व्यवस्था होने लगी। मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाने लगे, अस्पताल बन गया उनकी चिकित्सा के लिए। क्योंकि यह फैक्ट्री के जो मालिक थे उनकी जवाबदेही बनती थी कि जो मजदूर थे उनके बच्चों को शिक्षा दी जाए, जो मजदूर थे उनको चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। और इसके लिए उन लोगों ने उसका विकास किया सरकार के सहयोग से। सरकार ने भी मदद किया इसमें, क्योंकि इन फैक्ट्री के लगने से, कारखाना के बनने से ब्रिटिश सरकार को भी काफ़ी फायदा हो रहा था। तो एक यानी जो नगर, छोटा नगर था, अब वो बड़ा बड़ा शहर बनने लगा। इसका जो अगला पॉइंट हम देखेंगे कि पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। ब्रिटेन में रहने वाले जो धनी मानी लोग थे, जिनके पास अतिरिक्त पूंजी थी, अब उन लोगों ने उस पूंजी से कारखाना स्थापित करना शुरू किया, अलग अलग तरह का कारखाना। और उस कारखाना के स्थापित होने की वजह से उनकी आय बढ़ गई। और जब आय बढ़ गई तो उनके पास पूंजी का संग्रह हो गया और वे पूंजीपति हो गए। यानी इस फैक्ट्री के कारण, इस औद्योगिक क्रांति के कारण एक नया वर्ग तैयार हो गया समाज में, जो मध्यम वर्ग था। कल वह पढ़ा लिखा वर्ग था, कल वह शिक्षित वर्ग था जिसके पास कुछ पूंजी थी। आज उसने उस पूंजी को उद्योग में लगाया, कारखाना में लगाया, उसने खनिज क्षेत्र में लगाया, उसने परिवहन क्षेत्र में लगाया, उसने मशीन बनाने के क्षेत्र में लगाया। और परिणाम यह हुआ कि अकूत संपत्ति के मालिक बनने लगे। तो समाज में एक ऐसा वर्ग आया जिसके पास अफराद पैसा था, और उस वर्ग को हम लोग पूंजीपति वर्ग कहते हैं। इनका विकास इंग्लैंड में हुआ इसी औद्योगिक क्रांति के चलते। अगला पॉइंट हम देखें तो श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। अगर फैक्ट्री है, पूंजीपति हैं, उन्होंने एक उद्योग लगा दिया, एक कारखाना की स्थापना कर दी, कच्चा माल भी आ गया, और अगर मजदूर नहीं है, श्रमिक नहीं है, तो फिर वह तैयार कैसे होगा? यानी कच्चा माल और उत्पादित माल, इन दोनों के बीच की अगर कोई कड़ी है तो वह है श्रमिक।
कच्चा माल से उत्पादित माल बनना, उत्पादन होना, इसके बीच में अगर श्रमिक को हटा दिया जाए तो यह संभव ही नहीं है, क्योंकि पूंजीपति अपने पैसे के बल पर सामान को नहीं बना सकते हैं। ऐसा कोई भी फैक्ट्री नहीं था कि पूंजीपति उसमें कपास डाल दे और वो वस्त्र बन के निकल जाए। हर जगह पर, हर स्तर में श्रमिक की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए उन्हें श्रमिकों की आवश्यकता थी। और ये श्रमिक गांव के किसान, गांव के वैसे लोग जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, जो गरीबी में जी रहे थे, वे इस शहर की ओर पलायन हुआ और यहां पर आकर उन लोगों ने इस कारखाना में नौकरी करना शुरू किया। दिक्कत यह थी कि श्रमिक जो बनते थे उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि काम का घंटा अधिक था, अधिक काम कराया जाता था उनसे। जो फैक्ट्री के मालिक थे वो जबरदस्ती उनसे ज़्यादा काम लेते थे। और यही कारण था कि इंग्लैंड में 10 घंटे का आंदोलन हुआ था कि इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, यानी निश्चित तौर पर वहाँ 10 घंटे से ज़्यादा काम कराया जाता होगा। उसके अलावे उनको सुख सुविधा नहीं थी, भोजन वस्त्र आवास का दिक्कत था। फिर उनकी स्थिति, ऐसे जगहों पर उन्हें काम कराया जाता था जो खतरनाक होते थे। मशीन चल रहा है, उनमें कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, उसमें बहुत दुर्घटनाएं होती थी, उनकी जान तक चली जाती थी। ऐसी स्थिति में मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी अपनी आजीविका के लिए, रोजी रोजगार के लिए उन लोगों ने मजदूर बनना स्वीकार किया और एक श्रमिक वर्ग आया, और यही श्रमिक वर्ग इस कारखाना पर उत्पादन में सहयोग करता था। यानी इन श्रमिकों के पसीने से पूंजीपतियों की तिजोरी भरा करती थी। अगर इन श्रमिकों का पसीना नहीं बहता, मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, तो उत्पादन संभव नहीं था। तो आगे हम लोगों ने, बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, जब रूस का आप लोगों ने साम्यवादी क्रांति पढ़ी थी या जानी थी, उसमें कुछ इसी तरह की बातें आ रही थी कि भाई वो साम्यवाद की बातें थी। इसकी चर्चा हम लोग आगे कभी करेंगे। तो ये श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। इसके आगे एक और इसका परिणाम या प्रभाव हुआ, वह था बाल श्रम प्रथा का उदय। बाल श्रम प्रथा का विकास, यह क्या था? फैक्ट्रियों में वयस्क पुरुष को तो लगा ही जाता था, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी काम कराया जाता था, क्योंकि वे किफ़ायती दर पर, किफ़ायती कम मजदूरी में वे काम किया करते थे और उनके लायक वो काम दिया जाता था। बड़े लोग मुश्किल काम करते थे और इन बच्चों से जो उनके अनुरूप काम था वह लिया जाता था और इनको कारखाना में बहाल किया जाता था। तो इस बाल श्रम का विकास हुआ और वे जो मजदूर थे, जिनके ये बाल बच्चे हुआ करते थे, जिनको उन लोगों ने बाल मजदूरी में लगा दिया था, झोंक दिया था, ऐसा कह सकते हैं, इसका विकास इंग्लैंड में हुआ, क्योंकि वह मजदूर भी चाहता था कि अब बच्चा कुछ तो कुछ कमा लेगा, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसलिए बाल श्रम प्रथा का विकास हुआ। और अब पुरुष आ गए, बच्चे आ गए, तो घर में बचा कौन? महिलाएं। अगला पॉइंट हम लोग का आएगा स्त्री श्रम का विकास। महिलाएं भी अब फैक्ट्री में काम करने लगी, उनका भी विकास हुआ। वे महिलाएं जो कल तक घर में रहकर सूत काटा करती थी, वे महिलाएं जो कल तक घर के कारोबार को देखा करती थी, गृहस्थ जीवन में अपना समय बिताती थी, वे महिलाएं अब धनोपार्जन के लिए, अपनी स्थिति अच्छी करने के लिए अपने पति के साथ या अकेले या फिर बच्चों के साथ वे कारखाना में जाती थी, काम करती थी और इन्हें जो मुआवजा या वेतन मिलता था, मजदूरी मिलती थी, वह लेके आते थे।
हालांकि इनकी मजदूरी पुरुष के अनुपात में कम थी और इनसे कम बच्चों को दिया जाता था, लेकिन फिर भी ये काम किया करते थे। स्त्री श्रम का भी विकास हुआ। अब इन मजदूरों की देख रेख करने वाला, इनके हित की रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं था। इसके लिए वहां पर अब श्रमिक संघ बनना शुरू हुआ, श्रमिक आंदोलन शुरू हुआ, और इन्हीं श्रमिक आंदोलन के चलते, श्रमिक संघ के चलते वहां पर इंग्लैंड को चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, और फिर इंग्लैंड को अपने नियम कानून में मजदूरों के हित की बात करनी पड़ी, कुछ सुधार करना पड़ा। तो यानी अगला इसका जो परिणाम हुआ वह है श्रमिक आंदोलन का उदय। वहां पर आंदोलन शुरू हो गया। मजदूरों ने अपने हित की बात की, काम के घंटा कम करने की बात की, मजदूरी बढ़ाने की बात की, आय के अनुपात में अपनी मजदूरी की बात वो करने लगे, बच्चों को शिक्षा की बात की, महिलाओं के चिकित्सा की बात की। तो यानी श्रमिक अब एकजुट होकर आंदोलनरत हो गए और उन लोगों ने अपना संघ बना लिया, अपना गुट बना लिया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां पर लेबर पार्टी की स्थापना हो गई मजदूरों के द्वारा, और जिसने मजदूर के हित की बात करनी शुरू की। तो इंग्लैंड में एक लेबर पार्टी है और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी है अभी भी। तो जो लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी, इन्हीं मजदूर आंदोलन को ध्यान में रखकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार वहां पर श्रमिक आंदोलन भी इसी कारखानेदारी प्रथा का एक परिणाम था, क्योंकि वहां पर अब एक जगह पर कई मजदूर काम किया करते थे। कल तक ये मजदूर अपने घर में काम किया करते थे और अपना अच्छा बुरा भला ये स्वयं सोचते थे। अब जब कारखाना में काम करने लगे तो अपना बुरा के लिए ये लोग उस कारखाने के मालिक को जिम्मेदार मानते थे, अपने कष्ट के लिए इस फैक्ट्री के ओनर को ये जवाबदेह मानते थे, और इन लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। इसी क्रम में वहां पर श्रमिक संघ की स्थापना हुई। सुधार अधिनियम 1852 में आया। और इसी श्रमिक संघ के चलते 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था मजदूरों के द्वारा। और फिर इसी आंदोलन का एक परिणाम था कि 1928 में वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था इन्हें। सभी लोग वोट देंगे, जितने भी वयस्क थे उन्हें मताधिकार का अधिकार मिला। और फिर इन्हीं मजदूरों ने, एक समय ऐसा आया था कि इन लोगों ने 10 घंटे का आंदोलन किया। यह आंदोलन 10 घंटे के नाम से इसलिए मशहूर है कि इन लोगों ने आंदोलन किया था कि 10 घंटा से अधिक का कार्य हम नहीं करेंगे, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कुछ देर पहले की थी। अर्थात कुल मिलाजुलाकर यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति या इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा के कारण वहाँ मजदूर संघ काफ़ी मजबूत हुआ, और परिणाम यह हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वहाँ पर लेबर पार्टी की स्थापना हुई इंग्लैंड में। अब इसका जो एक और परिणाम हुआ वह था उपनिवेशवाद का विकास। उपनिवेशवाद कल तक भी, औद्योगिक क्रांति के पहले भी तो इंग्लैंड का उपनिवेश था, लेकिन अब उसका विकास हुआ, यानी उसमें वृद्धि हुई। इस वृद्धि का दो कारण था। पहला कारण था कि अपने अपने कारखाने के लिए इंग्लैंड को जितने भी कारखाने स्थापित हुए थे, उस कारखाना के लिए उन्हें कच्चा माल चाहिए था जिससे कि उत्पादन हो, जैसे कि कपास हुआ, सन हुआ, नील हुआ, लौ एस्क हुआ लोहे के कारखाना के लिए। इसके लिए उसे ऐसा स्थान चाहिए था, ऐसा जगह चाहिए था, ऐसा देश चाहिए था जहां से वह कच्चा माल प्राप्त कर सके। और फिर जो उत्पादित सामान है
उस सामान को पुनः बाजार में ले जाने के लिए एक ऐसा बाजार चाहिए था जहां के खरीदार हों, अर्थात एक नए स्थान पर वह कब्जा करना चाहता था जहां से कि वह सामान प्राप्त कर सके, कच्चा माल, और अपना उत्पादित सामान वहां पर बेच सके। क्योंकि इंग्लैंड बहुत छोटा है, उसका जो क्षेत्रफल है बहुत ही कम है और उत्पादन ज़्यादा हो रहा था। इसी क्रम में उसने अन्य क्षेत्रों पर अपना कब्जा शुरू किया और उपनिवेशवाद का विकास हुआ। यह सिर्फ इंग्लैंड के संदर्भ में नहीं, जितने भी देश थे, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, पुर्तगाल हो, फ्रांस हो, हॉलैंड हो, डच हो, इन लोगों ने भी इसी औद्योगिकरण के कारण उपनिवेश पर विशेष ध्यान दिया और अपना उपनिवेश कब्जा करने का प्रयास किया। तो इस कारखानेदारी प्रथा का ही एक परिणाम यह भी था। अब सवाल ये उठता है, हाथ से जो काम करते थे उन मजदूरों का क्या हुआ, यानी हाथ से काम करने वाले श्रमिक की क्या स्थिति थी। अभी तक इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक कारखाना स्थापित हो चुका था, फैक्ट्री लग रहे थे, लेकिन हाथ से काम करने वाले मजदूर, अभी भी कारीगर बहुतायत में थे, क्योंकि इनकी संख्या बहुत थी। यानी उनकी संख्या अधिक होने के कारण हाथ से काम करने वाले लोग गांव-गांव में, शहर-शहर में, हर जगह, जो पहले से वे अपना इस औद्योगिक क्रांति के पहले से जो काम कर रहे थे कुटीर उद्योग में, उन लोगों ने उस काम को बंद नहीं किया था अभी तक, और वे काम कर रहे थे क्योंकि उनकी संख्या अधिक थी। दूसरी थी कि कम मजदूरी पर ये उपलब्ध हो जाया करते थे, इनकी मजदूरी कम थी, और इस मजदूरी के कम होने के कारण जो गांव के व्यापारी थे इनसे अपना काम अभी भी कराया करते थे ददनी देकर। ददनी वह अभी हमने बताया कि वो एक एडवांस राशि हुआ करती थी, पेशगी, और उस पेशगी इन कारीगरों को दिया जाता था, किसानों को दिया जाता था कि आप उत्पादन कीजिए, आप सामान बनाइए, सूत काटिए, और फिर ये व्यापारी जो उनको एडवांस दिया करते थे ये उससे उस सामान को प्राप्त करते थे और फिर उससे वो बाजार में ले जाकर बेचते थे। तो कम मजदूरी में ही उपलब्ध हो जाया करते थे। तीसरा, इनके सामानों की मांग भी अधिक थी, क्योंकि ये हाथ से सामान बनाया करते थे और हाथ से सामान बनाने में विविधता अधिक थी। फैक्ट्री से एक ही प्रकार का सामान बन रहा है और हाथ से जो सामान बन रहा था वो अपने हिसाब से और अपने अलग अलग तरीके से पैटर्न पर बनाया करते थे। फिर वहाँ का जो कुलीन वर्ग था, उस वर्ग में इस हाथ से बने सामानों की मांग सबसे अधिक थी। वहाँ सबसे ज़्यादा इज्जत उनको मिलती थी जो हाथ से बने सामानों का प्रयोग करते थे। अर्थात इस कुलीन वर्ग की मांग के कारण, यहाँ पर सामान की खपत के कारण, हाथ से काम करने वालों श्रमिकों की अभी भी इज्जत बची हुई थी, अभी भी इनका वैल्यू था, मूल्य था समाज में, और काम हो रहा था, उत्पादन हो रहा था। भले ही कारखाना लग गया, उद्योग लग गया, बड़े बड़े मशीन लग गए, लेकिन उनकी संख्या उतनी अभी नहीं थी, इसलिए ये अपना काम अबाध गति से कर रहे थे और काम इनका हो रहा था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि अब जो मजदूर थे, बहुत से ऐसे थे जो कि इस बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित होने की वजह से, उद्योग स्थापित होने की वजह से इन हाथ से काम करने वालों का कारोबार धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि ये जो व्यापारी जो इन्हें गांव में रहकर ददनी दिया करते थे या इस सामान को लेकर बेचते थे शहरों में ले जाकर, वे अब बड़े बड़े शहरों की ओर भागने लगे और वहां जाकर उन लोगों ने अपना ठिकाना बना लिया था। तो अब इन किसानों के सामने उस पेशगी की कमी हो गई, इनका अब उत्पादन कम हो गया, और फिर जो कच्चा माल था वह कच्चा माल अधिकांश मात्रा में बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जाने लगा, तो गांव में उसकी कमी हो गई, क्योंकि वे उसका मूल्य, अच्छा मूल्य दिया करते थे, या जो किसान थे
वे उचित मूल्य पर उन्हीं को बेच दिया करते थे, इस गांव के कारीगरों के बेचने के, जो इनको बेचना चाहिए था उसके जगह पर वे उद्योगों को बेच दिया करते थे। तो इसलिए ये जो हाथ से काम करने वाले श्रमिक थे, ये लोग अब शहरों की ओर अपना रुख किए, यानी ग्रामीण कुटीर उद्योग अब धीरे धीरे ठप होने लगा, अस्ताचल की ओर था। अब वहां पर जब वे गए शहरों में, तो इनके आजीविका का प्रश्न था। इनके लिए रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं था, क्योंकि फैक्ट्री में नौकरी उन्हें ही मिलती थी जिन्हें कोई रिकमेंड करता था। अगर कोई गांव वाला या कोई उनका संबंधी उस फैक्ट्री में काम करता था तो वह मालिक को बताकर उनको अपने यहाँ रखवाता था। यानी एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपको रिकमेंड करे, तभी फैक्ट्री में नौकरी लगती थी। इस तरह की पद्धति वहाँ पर थी। तो यहाँ के जो भी श्रमिक कारीगर जो शहर की ओर गए, बड़े बड़े औद्योगिक शहरों में गए, वहाँ पर सबसे पहला दिक्कत इनको हुआ कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी फैक्ट्रियों में। तब इन लोगों ने काम घर, वहाँ सरकार के द्वारा एक काम घर बनाया गया था जहाँ के श्रमिक रह जाए। वहाँ पर ये पर्ची देकर उसमें रहने के लिए आवेदन देते थे और उनकी चिकित्सीय जांच होती थी, उनका मेडिकल टेस्ट होता था, तब उनको उसमें रहने के लिए अनुमति मिलती थी और उनसे मेहनत कराया जाता था, कठोर श्रम लिया जाता था उनसे। तो एक आवासीय समस्या थी। वे सड़क के बीच में या फिर पुल के नीचे या पेड़ के नीचे या जहाँ तहाँ वे रहने लगे और नौकरी की प्रतीक्षा करने लगे। नौकरी के लिए फैक्ट्रियों में जाते थे, काम के लिए वो आरजू मिन्नत किया करते थे, अगर इनका कहीं पर अप्रोच नहीं है तो इस तरह की समस्या वहाँ पर रही। दूसरी बात थी मजदूरों की, कि इन्हें छटनी की समस्या थी। क्योंकि इंग्लैंड में जो उद्योग लगे थे ये मौसमी थे, यानी खास मौसम में उत्पादन अधिक हुआ करता था और उसका बाजार भी अधिक था। तो उस मौसम में, जिस मौसम में अधिक उत्पादन की जरूरत थी, अधिक मजदूर की जरूरत पड़ती थी मांग के अनुसार। क्योंकि मांग अधिक है तो उत्पादन भी ज़्यादा चाहिए, और अधिक मांग के कारण अधिक उत्पादन चाहिए, इसके लिए अधिक मजदूर लगाए जाते थे। और जब मांग कम हो जाती थी कुछ समय में, जैसे उदाहरण के तौर पर एक्समस जब आता था, उस समय वस्त्र की मांग या फिर कागज़ की मांग, प्रिंटिंग की मांग कुछ ज़्यादा हो जाया करती थी। और जब वो ऑफ सीजन होता था, जिस समय उसका खपत कम था, मांग कम हो जाती थी। वैसी स्थिति में इन मजदूरों की छटनी कर दी जाती थी, हटा दिया जाता था। क्योंकि फैक्ट्री जब बंद है या फैक्ट्री में उत्पादन कम है तो उतना मजदूर रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो उद्योगपति उनको हटा दिया करते थे। ये मजदूर या तो अपने गांव चले जाते थे उस अवधि के लिए जिस अवधि में उत्पादन बंद होता था या कम होता था, और वहाँ पर जाकर वे अपना कृषि का कार्य करते थे, या फिर वे उसी शहर में रहकर बेरोजगार की स्थिति में अपना जीवन यापन करते थे। तो एक यह भी दिक्कत हुई। फिर इन्हें मजदूरी भी कम मिलती थी। मजदूरी कम इसलिए मिलती थी कि मजदूर अधिक थे। डिमांड एंड सप्लाई का रूल था। इकोनॉमिक्स में सिद्धांत है कि अगर आपूर्ति अधिक है तो दाम कम होगा। मजदूर अधिक थे तो फैक्ट्री के मालिकों ने कम मजदूरी पर उन्हें रखना शुरू किया, और वे तैयार भी होते थे। कम मजदूरी भी नहीं मिलती तो वे बेरोजगार की स्थिति में रहते। इसलिए कम मजदूरी के कारण इनकी स्थिति दयनीय बनी रही। और फिर इसका एक और इफेक्ट हम देखेंगे, वह था मशीनीकरण का विरोध। बड़े बड़े जो फैक्ट्री लगने लगे, स्पिनिंग जेरी या स्पिनिंग म्यूल, अब महिलाएं जो घर में सूत काटा करती थी, अब उनके जगह पर फैक्ट्री में स्पिनिंग जेनी सूत काटा करती थी, वो मशीन काट देता था। तो उसके चलते ये महिलाएं अब बेरोजगार हो रही थी, जो घर में काम किया करती थी अपने लघु उद्योग में, कुटीर उद्योग में।
तो इन महिलाओं ने और साथ में पुरुषों ने इस बड़े बड़े मशीनों को जहाँ फैक्ट्री में लगाया गया उस पर आक्रमण करके उसको जलाना और तोड़ना शुरू किया। इन्हें लगा कि इस फैक्ट्री में लगे हुए इस मशीन के कारण हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है, अतः न तो मशीन रहेगा और न ही यह कारोबार रहेगा। अगर यह मशीन नहीं रहे तो हमारा जो प्रारंभिक या जो पुरातन कारीगरी है, हाथ से सब करना, वह जारी रहेगा। इसलिए इन लोगों ने मशीनीकरण का विरोध स्टार्ट किया। सड़कों पर, मैनचेस्टर में, लिवरपूल में या साउथ वेल्स में, जहाँ जहाँ पर इस तरह के मशीन लगे थे, वहाँ महिलाओं पुरुषों का झुंड जाता था, उस फैक्ट्री में घुसकर तोड़फोड़ किया करता था। बाद में इन लोगों को परिवहन उद्योग में सरकार के द्वारा लगाया गया, क्योंकि वहाँ रेल का विकास हो रहा था, वहाँ सड़कों का जाल बिछ रहा था, वहाँ नहरें नदियों का विकास हो रहा था, सब जगह कैनाल बन रहे थे, यातायात का साधन वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड अब धीरे धीरे उसके पास पूंजी अधिक आ रही थी व्यापार के चलते, औद्योगिक क्रांति के चलते। उद्योगपतियों ने इस क्षेत्र में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। और फिर जेम्स वाट का वाष्प का इंजन बन गया था, उसके चलते रेल के विकास में 10 गुना वृद्धि हो गई थी। तो इस तरह मजदूरों को कुछ हद तक इस परिवहन उद्योग में रोजी रोटी मिली, इनके जीविकोपार्जन का एक साधन बना। और फिर अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि इन्हीं मजदूरों के चलते, इन श्रमिकों के चलते इंग्लैंड में श्रमिक आंदोलन भी हुआ था। और श्रमिक आंदोलन हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, 10 घंटे का आंदोलन हुआ, और फिर श्रमिक सुधार नियम भी बनाए गए, अधिनियम बनाए गए। लेकिन बहुत फायदा उससे इंग्लैंड में मजदूरों को नहीं हुआ। और अंततोगत्वा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब लेबर पार्टी की स्थापना हुई, तब मजदूरों की अपनी एक पार्टी बनी और उन्होंने मजदूरों के हित की बात की। तो इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड में इस फैक्ट्री सिस्टम के चलते क्या वहाँ विकास हुआ या क्या उसका असर पड़ा। धन्यवाद। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता, चल। क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख। मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तू कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही करा। रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी मौसा। नहीं। फिर कौन? चलो, तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ। चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती।
मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली, अरे, पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे, अरे क्या करी? अरे खींचो मत।